स्वागत है आपका कैवी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बेटा, कैसे हो? आज बेटा हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय होगा अपना चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है बेटा परमाणुवीय भौतिकी, यानी एटॉमिक फिजिक्स। यानी बेसिकली हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे आज यहाँ पर। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो परमाणु है वो क्या है। जैसा कि आप पहले पढ़ते आए हैं बेटा, जो परमाणु नाम है वो वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने दिया था, इसका नामकरण किया था। इसके बाद परमाणु को समझने के लिए कि ये क्या है, इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे। उस मत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। राइट बेटा, तो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है ये विद्युत का उदासीन होता है। यानी जितने इसमें धनावेश होते हैं उतने ही इसमें ऋणावेश की मात्रा होती है, इसलिए इसका कुल आवेश शून्य होता है, इसलिए यह विद्युत का उदासीन होता है। जैसे तरबूज के अंदर काले बीजों का वितरण होता है, जैसे तरबूज में काले बीजों का वितरण होता है, उसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आयन का वितरण होता है। जितना इस पर ऋणावेश होता है उतना ही यह धनावेशित गोला मान लेते हैं हम। धनावेशित गोला, तो जितना इस पर ऋणावेश होता है इस गोले पर उतना ही धनावेश होता है, इसलिए इसका कुल आवेश बराबर शून्य होता है, इसलिए यह विद्युत का उदासीन होता है। यह किसने कहा? जे थॉमसन। इसने कहा कि परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि का होता है, और नाभिक का आकार जो होता है, निश्चित है कि नाभिक परमाणु के अंदर होता है, इसलिए इसका आकार छोटा होगा, और ये आकार होगा 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि का होगा। ये परमाणु का आकार है और ये नाभिक का आकार है। इन्होंने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की, इन्होंने विभिन्न प्रकार की गैसों के आयनीकरण की व्याख्या की, तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या की, और इस मॉडल में आगे चल करके कुछ कमियां थी। एक, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके कि ये किस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है किसी परमाणु से। तो अपने पास सबसे महत्वपूर्ण जो व्याख्या आती है परमाणु की, वो आती है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ज्यादा आप इसे पढ़ते आए हैं। आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि अपने लिए महत्वपूर्ण है, और टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए, सन 1911 में महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड और इसके साथी थे, जिनका नाम था गाइगर और मार्सडन। यह प्रयोग गाइगर और मार्सडन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, गाइगर और मार्सडन रदरफोर्ड के सहयोगी थे। इन्होंने एक प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने एक स्रोत लिया जिसको सोर्स कहते हैं, और इसको मैं मान लेता हूं ये कोई एल्फा कण स्रोत है। क्या है? एल्फा कण स्रोत, जिससे एल्फा कणों का उत्सर्जन होगा। एल्फा कण ही क्यों लिए, आगे चल के आपको बताएंगे। जब एल्फा कण इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये फैले हुए होते हैं। इनको एक पुंज के रूप में प्राप्त करने के लिए 2 शीशे की ईंटें इस प्रकार रेखा छिद्रों के रूप में बना दी जाती हैं। तो यहां से प्राप्त या निकलने वाले एल्फा कण एक पुंज के रूप में होते हैं, जिसे एल्फा पुंज बोलते हैं। और जब ये एल्फा पुंज
एक स्वर्ण पन्नी, बहुत पतली सोने की पन्नी होती है, इससे टकराता है तो टकराने के बाद ये अपनी प्रारंभिक दिशा से विक्षेपित हो जाता है। माना कि ये विक्षेपण कोण थीटा है और ये अल्फा कण है और ये पर्दा होता है जिस पर ZnS का लेप होता है, जिंक सल्फाइड का। तो ये इस पर चमकने लगते हैं और इसे एक चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख लिया जाता है और उसके बाद इनके कोणों की माप कर ली जाती है कि कौन सा अल्फा कण किस कोण पर जा रहा है। तो इस अल्फा कण से कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो उस निष्कर्ष में हम बात करें आगे। निष्कर्ष या व्याख्या में पहला पॉइंट यह आता है कि ज्यादातर अल्फा कण या तो जिस पथ पर आए थे उस पथ पर सीधे निकल जाते हैं या फिर कुछ कम कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्फा कणों के मार्ग में ज्यादातर अवरोध बहुत कम है, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण कम कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन कई किताबों में 8000, कई में 10,000, लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो जिस पथ पर गया है उसी पथ पर वापस लौट आता है। इस घटना को देख करके रदरफोर्ड का एक कथन आता है। तो रदरफोर्ड ने यह कहा था कि मेरे जीवन की ये एक आकस्मिक घटना है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि 15 इंच की तोप का गोला कागज के टुकड़े से टकरा करके लौट आया हो। यानी अल्फा कण एक छोटी सी सूक्ष्म जगह से टकरा करके वापस लौटना, ये उनके जीवन की एक घटना थी। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो परमाणु है इसका समस्त धनावेश एक छोटी सी सूक्ष्म जगह में केंद्रित होता है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक। तो इसके कारण इससे कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए और निष्कर्ष ये था कि अल्फा कण जो है इसका द्रव्यमान स्वर्ण नाभिक से काफी कम होता है, इसलिए यह नाभिक से टकरा करके वापस विक्षेपित हो जाता है, जबकि नाभिक विक्षेपित नहीं होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने माना। यानी अल्फा कण और नाभिक के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे अल्फा कण नाभिक से प्रतिकर्षित होता है। और अल्फा कण इसलिए लिया गया क्योंकि उसका द्रव्यमान स्वर्ण नाभिक की तुलना में बहुत कम था। यानी रदरफोर्ड ने यह माना कि नाभिक अपनी जगह स्थिर रहता है। राइट। इसके बाद उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश इसके केंद्र में एक सूक्ष्म जगह पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। पर इस प्रयोग की कुछ कमियां थी। उन कमियों पर यदि हम प्रकाश डालें तो रदरफोर्ड कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में चक्कर लगाता है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी ऊर्जा कम होती चली जाती है और वो सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ और अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने परमाणु के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया और उन्होंने कहा कि परमाणु स्थायी नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए। अगर हम दूसरी कमी की बात करें तो दूसरी कमी में उन्होंने ये कहा कि इसका जो स्पेक्ट्रम है, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम सतत होता है, अर्थात वह लगातार अपनी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन करता है।
जिससे उसका स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है, जबकि प्रयोगों द्वारा इसका स्पेक्ट्रम रैखिक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा? रैखिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये रदरफोर्ड की कमियां थीं और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आएगा नील्स बोर का मॉडल। परमाणु को समझाने के लिए नील्स बोर का मॉडल, उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ अभिग्रहित, कुछ परिकल्पनाएं। अभिग्रहित या कहते हैं परिकल्पनाएं, अभिग्रहित या परिकल्पनाएं। तो बेटा रदरफोर्ड ने जो कमियां की उनको समझाने के लिए नील्स बोर ने कुछ अभिग्रहित दिए। वो 3 थे, जिसमें नंबर 1 था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो चक्कर जब लगाएगा तो उसको क्या चाहिए? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो ये कौन है बेटा? नाभिक, जिसको लिखते हैं हम जेड से। जेड परमाणु क्रमांक, ई है आवेश। जैसे नाभिक में धनावेश होते हैं तो इसमें प्रोटॉन कह सकते हैं, यानी प्रोटॉन का आवेश है ई। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश। जैसे जेड का मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या 5 है तो जेड का मतलब होगा परमाणु क्रमांक 5। ई का मतलब अगर एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 गुना। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेश होता है, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इस नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। इस पर कैसा होता है? ऋणावेश। तो ऋणावेश और धनावेश के मध्य लगने वाले कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं एफ अभिकेंद्रीय बल जो है वो मिल रहा है एफ किससे? कूलाम आकर्षण बल से, जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभिकेंद्रीय बल अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा mv²/r। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा कूलाम आकर्षण बल, जो होगा k Q1 Q2/r²। तो k Q1 कौन है? जेड। Q2 कौन है? E/r²। तो एक r से r कैंसिल, ये बचेगा mv² बराबर kZe²/r। ये है पहला अभिग्रहित, या m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग, z है परमाणु क्रमांक, e है आवेश 1.6 × 10 की घात -19। कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ाता हूं इसलिए हो जाता है। r ये है जिसको कहते हैं त्रिज्या, किसकी? जो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या। तो ये था बेटा पहला अभिग्रहित। दूसरा महत्वपूर्ण है, जिसे दूसरे अभिग्रहित को क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। n यहाँ एक पूर्णांक संख्या है जो KLMN कक्षाओं को व्यक्त करती है, इसलिए n को क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसलिए कहलाता है क्वांटम प्रतिबंध। L बराबर NH/2π। NH/2π को अपन लिख सकते हैं NH क्रॉस या H कट। तो H कट या H क्रॉस की वैल्यू होती है H/2π, जहां H प्लांक कांस्टेंट है, 2π आप जानते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14। तो इसको डायरेक्टली अपन याद रखते हैं 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये था इसका क्वांटम प्रतिबंध। अब बात आती है तीसरे प्रतिबंध की। तो तीसरा जो प्रतिबंध है वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो न तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसा कि आप जानते हैं कि
नीचे से बढ़ते जाते हैं तो सबसे कम ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर की होती है, जिसे अपन ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, और धीरे धीरे ऊर्जा का क्रम बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉन पाउली के अनुसार सबसे पहले उस कक्षा में रहना चाहता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी एक करोड़पति आदमी लखपति बनना चाहेगा तो उसे 99 लाख रुपए त्यागने होंगे जिससे वो लखपति बन सके। और जब निम्न ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अर्थात एक लखपति करोड़पति बनना चाहता है तो उसे पहले 99 लाख रुपए अर्न करने होंगे, यानी अवशोषित करने होंगे। इस आधार पर इस ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटम फॉर्म में होता है, या एक क्वांटा जिसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट है या प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं। न्यू है आवृत्ति, क्या है? आवृत्ति। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं En2 माइनस En1 उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो इन ऊर्जाओं का अंतर बराबर होगा एच न्यू, यानी यह ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण फोटोन के रूप में करेगा। फोटोन, ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार बेटा तीनों अभिग्रही, पहला था अपना mv² बराबर kZe² दूसरा था L बराबर NH/2π या NH/2π, सॉरी 2π नहीं आएगा। L क्या बेटा? कोणीय संवेग। और 11th में हम पढ़ चुके हैं कि L बराबर mvr भी होता है। इधर देखो L बराबर होता है P × R, राइट। तो L बराबर P × R, तो P का मान क्या होता है? mvr। तो इसे अदिश फॉर्म में लिख सकते हैं mvr, यानी L बराबर mvr बराबर NH/2π बराबर NH/। और तीसरा है En2 माइनस En1 बराबर h। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।